बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से इसके PA की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ब्रुक, मेरे ऑफिस आ जाओ फ़ौरन। दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ब्रुक ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ब्रुक उगवी सीट पर बैठा हुआ था। इसका ज़हन डिप्टी चीफ सेक्रेटरी की कॉल के बारे में ही सोच रहा था कि इस तरह अचानक कॉल की वजह क्या हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर इसे कोई वजह समझ में ना आ रही थी। और फिर इसी अधेड़बन में वो ऑफिस पहुंच गया। इसे स्पेशल मीटिंग हॉल में पहुंचा दिया गया और ब्रुक वहां जाकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और चीफ सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुए तो ब्रुक उठकर खड़ा हो गया और इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो ब्रुक, चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ आई और ख़ुद वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। ब्रुक भी बैठ गया, लेकिन इसके जहन में ख़तरे की घंटियां बजने लगी थीं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का रवैया बेहद सर्द था। सरगशाका वाले मिशन का क्या हुआ? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। इस पर काम हो रहा है जनाब, किसी भी लम्हे कामयाबी की इत्तला मिल सकती है, ब्रुक ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इस काम के लिए नॉरफॉक को हायर किया है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो ब्रुक बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, मगर आपको किसने इत्तला दी है? ब्रुक ने हैरत भरे लहजे में कहा। नॉरफॉक ने मुझे फ़ोन किया था। वो मुझसे वहाँ एक्रीमिया के सफारत खाने में कुछ अरसे से तैनात कल्चरल अताशी मिस रोज़ मैरी का मौजूदा एड्रेस मालूम करना चाहता था। जब मैंने इन मालूमात की वजह इससे पूछी तो इसे बताया कि तुमने इसे सरगशाका के मिशन पर हायर कर रखा है। इसने सरगशाका को ट्रेस करने के लिए वहाँ के एक मकामी ग्रुप के चीफ को हायर किया था और इसे यकीन था कि वो चंद घंटों में ही सरगशाका को ट्रेस कर लेगा। लेकिन अचानक इस ग्रुप ने काम करने से इनकार कर दिया। इसने जो तहकीकात की, इससे मालूम हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों को ये मालूम हो गया था कि मकामी आदमी काम करेगा। चुनाचा उन्होंने इसे मजहबी बुनियादों पर कवर कर लिया, जबकि अब वो रोज़मेरी की मदद से सरगशाका को ट्रेस करना चाहता है, क्योंकि इसे मालूम हुआ है कि रोज़मेरी जितना अरसा कामरून में तैनात रही है, इसके सरगशाका से इंतहाई करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इसलिए वो इसके तमाम खुफिया ठिकानों से भी वाकिफ़ है और इसके ऐसे ख़ास आदमियों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है जो यकीनन ये जानते होंगे कि सरगशाका कहाँ छुपा हुआ है। इस पर मैंने इसे कहा कि अगर वो चाहे तो मैं रोज़मेरी को, जो इन दिनों साडान में तैनात है, फौरी तौर पर कामरून शिफ्ट कर दूँ ताकि वो इसके साथ मिलकर ये अहम काम कर सके। इसने इस बात पर इत्तफाक किया है तो मैंने फौरी ऑर्डर करा दिए और रोज़मेरी को ज़ाती तौर पर कह भी दिया है कि वो फौरी तौर पर कामरून पहुंचकर नॉरफॉक से मुकम्मल ताउन करें। चीफ सेक्रेटरी ने तफसील बताते हुए कहा। वो इंतहाई तेज़ आदमी है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो अपना मिशन हर सूरत में मुकम्मल कर लेगा, ब्रुक ने कहा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि सूरत हाल दिन ब दिन हुकूमत एक्रीमिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। अभी तक तुम्हारी एजेंसी सरगशाका को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सकी, तो मिशन कब मुकम्मल होगा? और तुमने एक प्राइवेट ग्रुप को हायर करके दरअसल इस बात का बिलवास्ता तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि ये मिशन तुम्हारी एजेंसी के बस का रोग नहीं है और इंतखाबात के ऐलान में अब सिर्फ 1.5 हफ्ता बाकी रह गया है। चीफ सेक्रेटरी का लहजा सख्त हो गया था। मिशन की तकमील के लिए तो अक्सर ऐसा होता रहता है, मुख्तलिफ ग्रुपों से काम लेना पड़ता है। मकसद तो ये होता है कि मिशन मुकम्मल हो जाए। नॉरफॉक से पहले मेरी एजेंसी का ग्रुप वहाँ काम करता रहा था, लेकिन जब मुझे इत्तला मिली कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुका है तो मैंने इसे फौरी तौर पर वापस बुला लिया और इसकी जगह नॉरफॉक को हायर कर लिया। जहाँ तक सरगशाका को ट्रेस करने का ताल्लुक है तो जाहिर है कि इस वक्त सरगशाका मुस्लिम वर्ल्ड की बका और एक्रीमिया के मफादात के खिलाफ बुनियादी किरदार बन चुके हैं और फिर वो अपने मुल्क के अहम तरीन आदमी हैं। और अफ्रीका ऐसा मुल्क है जहाँ लाख ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ आदमी छुप जाए। इसलिए बहरहाल वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिर फतह बहरहाल एक्रीमिया ही को मिलेगी, ब्रुक ने कहा। ओके, बहरहाल काम हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए और जल्द अज जल्द, चीफ सेक्रेटरी ने कहा और उठकर खड़े हो गए। मैं समझता हूँ सर, ब्रुक ने कहा और वो भी उठकर खड़ा हो गया। इमरान ने टैक्सी लोगाश क्लब के मेन गेट पर रुकवाई और फिर नीचे उतरकर इसने मीटर देखकर किराया अदा किया
और फिर तेज तेज कदम उठाता क्लब के कंपाउंड की तरफ बढ़ गया। लेकिन अंदर दाखिल होकर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने की बजाय इसकी दाएं साइड की तरफ बढ़ गया। साइड से होकर वो ऊपरी तरफ पहुंच गया। यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इमरान इत्मीनान से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर एक राहदारी में पहुंच गया। यहाँ एक मुसल्ला आदमी मौजूद था जो इमरान को देखकर चौंक पड़ा। आप कौन हैं और ऊपर कैसे आ गए हैं? ये प्राइवेट पोर्शन है, इस मुसल्ला आदमी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। लोगाश से कहो कि एक्रीमिया से जॉन वाइट आया है, इमरान ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो चंद लम्हों तक तो वो मुहाफिज खामोश खड़ा रहा। फिर इसने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाला और इस पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। जेरी बोल रहा हूँ बॉस, एक्रीमिया से एक साहब जॉन वाइट स्पेशल पोर्शन में आ गए हैं, क्या इन्हें आपके पास भेजा जाए? मुहाफिज ने कहा। एक्रीमिया से जॉन वाइट और यहाँ? ओह ओह, जल्दी लेकर आओ इसे फौरन, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। तो मुहाफिज के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। इसने यस बॉस कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और इसे जेब में डाल लिया। तशरीफ ले जाएं, दाएं तरफ मुड़ने पर दरवाज़ा आएगा, अंदर बॉस मौजूद हैं, मुहाफिज ने इस बार कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वो इस वक्त मास्क मेकअप में मौजूद था। फिर दरवाजे पर पहुंच कर इसने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर बैठा हुआ एक मकामी आदमी एक झटके से खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे। कौन हो तुम? इसने जेब में हाथ डालते हुए कहा। जॉन वाइट का नाम सुनते हैं के बावजूद तुम पूछ रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम जॉन वाइट नहीं हो, मकामी आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा। वाकई मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि जॉन वाइट लंगड़ा कर चलता है। इसका कद मुझसे लंबा और वो बांस की तरह दुबला पतला है, सर से गंजा है, तोते जैसी इसकी नाक है, हर वक्त सूं सूं करता रहता है, मेला कुचैला सा लिबास पहनता है। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम कौन हो? इस मकामी आदमी ने कहा। अगर तुम इजाज़त दो तो जेब से इसका खत निकाल कर तुम्हें दे दूं, इमरान ने कहा। निकालो, लेकिन ख्याल रखना मेरा हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करता है, मकामी आदमी ने, जो लोगाश था, बिगड़े हुए लहजे में कहा। करता होगा, बल्कि बिजली भी तुम्हारे हाथ की रफ्तार से शर्मिंदा रहती होगी, मुझे तस्लीम है। आखिर जॉन वाइट जैसा आदमी किसी सुस्त रफ्तार आदमी की सिफारिश तो नहीं कर सकता ना, इमरान ने कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर इसने लोगाश की तरफ बढ़ा दिया। इस पर जॉन वाइट का ज़ाती और मखसूस निशान भी मौजूद है और इसके साथ ही इसका मौजूदा ज़ाती फ़ोन नंबर भी। इसे फ़ोन करो और इसे कहो कि प्रिंस ऑफ डंप के बारे में इसके क्या ख्यालात हैं। इमरान ने कहा तो लोगाश के कार्ड लेकर इसे गौर से देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इसे हाथ जेब से बाहर निकाल दिया। बैठो, लोगाश ने कहा और ख़ुद भी सोफे पर बैठ गया। इमरान सामने वाले सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। लोगाश ने साथ ही तपाई पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर कार्ड को देखकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। जॉन वाइट बोल रहा हूँ, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। जवाला से लोगाश बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्पेशल कार्ड लेकर एक आदमी मेरे पास आया है, अपना नाम प्रिंस ऑफ ढम्प बता रहा है, क्या तुम इसे कंफर्म करते हो? लोगाश ने कहा। क्या प्रिंस इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? दूसरी तरफ से जॉन वाइट ने चौंक कर कहा। हाँ, क्यों? लोगाश ने चौंक कर कहा। इसे रिसीवर दो, दूसरी तरफ से जॉन वाइट ने कहा तो लोगाश ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान सामने के सोफे से उठकर इसके करीब आकर बैठ गया और इसने रिसीवर इसके हाथ से ले लिया, जबकि लोगाश ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पर मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ और ये भी सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लोगाश साहब का कहना है कि इसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से भी ज़्यादा हरकत में आता है और मैं इस वक्त लोगाश साहब के साथ बैठा हूँ। अब बताओ कि कितने वोल्टेज के खतरे में घिरा बोल रहा हूँ। इमरान की ज़बान रवां हो गई तो लोगाश ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। दूसरी तरफ से जॉन वाइट के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस, मुझे लोगाश पर तरस आ रहा है, वो तुम्हें जानता नहीं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताऊं, और मुझे मालूम है कि इसे कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि इसके बाद इसका हशर इबरतनाक हो जाएगा। जॉन वाइट ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, लोगाश मुझे अच्छा और भले मानस आदमी नजर आ रहे हैं, बस अभी वो ज़रा मुझे मशकूक है। जब इसका शक दूर हो गया तो फिर वो हर लिहाज से ओके हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था कि लोगाश बड़े बड़े काम करने का माहिर है, अभी बता दो ताकि मैं किसी और तरफ का रुख कर लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, लोगाश से ज़्यादा अच्छा काम करने वाला तुम्हें कामरून में और कोई नहीं मिल सकता और इंतहाई बाएतमाद आदमी है। आंखें बंद करके इस पर एतमाद कर लो। रिसीवर इसे दो,
ताकि मैं इसे ब्रीफ कर दूं, जॉन वाइट ने कहा। इतना ब्रीफ ना कर देना कि इसे देखने के लिए मुझे खूरबीन खरीदनी पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर लोगाश की तरफ बढ़ा दिया। तो दूसरी तरफ से जॉन वाइट ने अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाया। हेलो, लोगाश बोल रहा हूँ, लोगाश ने कहा। लोगाश, प्रिंस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर प्रिंस चाहे तो जॉन वाइट को भी गलियों में चीखते फिरने पर मजबूर कर दे, और अगर चाहे तो जॉन वाइट इसके पैर चाटने पर मजबूर हो जाए। इससे तुम समझ सकते हो कि प्रिंस की क्या हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम प्रिंस का काम कर दोगे, और यकीन रखो कि प्रिंस दोस्तों का दोस्त है। दूसरी तरफ से जॉन वाइट ने कहा तो लोगाश की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती हुई इसके कानों तक जा पहुंची। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस का खादिम हूँ, जॉन वाइट, लोगाश ने कहा। शुक्रिया, मुझ तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने बड़े एतमाद से तुम्हारी टिप दी है प्रिंस को, जॉन वाइट ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो लोगाश ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। जॉन वाइट जैसा आदमी अगर आपके मुतालिक इस तरह बात कर सकता है प्रिंस, तो मैं तो आपके सामने टिंके जैसी हैसियत भी नहीं रखता। मुझे माफ़ कर दो, लोगाश ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, जॉन वाइट तो है ही ऐसा आदमी जिसकी तारीफ करने पर आजे से बांस पर चढ़ा देता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं उसे जानता हूँ। बहरहाल हुक्म फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, लोगाश ने कहा। सैगर का ब्रुक से पहले एक चीफ था जिसका नाम नारफॉक है, क्या तुम इसे जानते हो, इमरान ने कहा। हाँ, वो रिटायर हो चुका है और इसने क्रीमिया में अपना अलहदा ग्रुप बना लिया है। वो तो अब बड़े ऊंचे पैमाने पर काम करता है, लोगाश ने जवाब दिया। इस वक्त वो यहाँ पर जवाला में सरगशाका को कत्ल करने के मिशन पर आया हुआ है। क्या इस ग्रुप के मुतालिक कोई ऐसा आदमी है जो इसके यहाँ के मौजूदा पते के बारे में कुछ इशारा कर सके? क्योंकि जो पता मुझे मालूम था वो इसे छोड़ गया है, इमरान ने कहा। यह काम तो मैं इंतहाई आसानी से कर सकता हूँ, लोगाश ने कहा। इसके साथ ही इसने सामने रखे हुए कॉर्डलेस फोन पीस को उठाया, इसे ऑन करके इसके नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। हाउ जी स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ इमरान को बखूबी सुनाई दे रही थी। लोगाश बोल रहा हूँ, हाउ जी, लोगाश ने कदे तहकमाना लहजे में कहा। ओह हुक्म बॉस, दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। मुझे इत्तला मिली है कि एक्रीमिया का नारफॉक जवाला में मौजूद है। क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई इत्तला है, लोगाश ने पूछा। यस बॉस, लेकिन वो यहाँ एक्रीमिया के किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसकी आमद की इत्तला ना दी थी, हाउजी ने जवाब दिया। जो काम वो करना चाहता है इसमें एक्रीमिया का मफाद ज़रूर है, लेकिन इसमें कामरून का बैनुल अक़वामी सतह पर ज़बरदस्त नुकसान भी छुपा हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में ताज़ा तरीन इत्तलात चाहिए, लोगाश ने सर्द लहजे में कहा। मैं भी मालूम करके आपको इत्तला देती हूँ। आप हेडक्वार्टर से ही बात कर रहे हैं ना, हाउजी ने कहा। हाँ, जल्दी मालूम करो, और पूरी तफसील के साथ, लोगाश ने कहा, और फ़ोन ऑफ करके इसने इसे वापस मेज़ पर रख दिया। अभी थोड़ी देर तक इत्तला मिल जाएगी, लोगाश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हाउजी इतनी जल्दी मालूम कर भी लेगी, इमरान यकीन न आने वाले लहजे में बोला। हाउजी एक्रीमियन सेक्शन की इंचार्ज है। एक्रीमिया से यहाँ आने वाले हर आदमी को, चाहे इसका ताल्लुक किसी सरकारी या किसी भी मुल्क से हो, इसकी चेकिंग हाउजी और इसके आदमियों के ज़िम्मे है। ख़ासतौर पर मशहूर आदमियों को वो मुसलसल निगरानी में रखते हैं और हर ख़ास आदमी की इत्तला मुझे देते हैं, नारफॉक चाहे किसी भी रूप में हो। अगर वो एक्रीमिया से यहाँ पहुँचा है तो हाउजी ने इसे बहरहाल चेक करना है, और हाउजी के पास ऐसे आलात हैं कि वो मेकअप के बावजूद आदमी की असलियत जान जाती है, लोगाश ने कहा। इसलिए जॉन वाइट ने मुझे बताया था कि लोगाश कामरून का ऑक्टोपस है, इसके पंजे पूरे कामरून में गड़े हुए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी भी कोई बात नहीं, बहरहाल हम बैरूनी लोगों को ज़रूर चेक करते हैं, इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह बाज़ औकात एक मामूली सी बात का इतना बड़ा मुआवजा मिल जाता है कि शायद आधे एक्रीमिया को कत्ल करने से भी ना मिलता हो, लोगाश ने जवाब दिया, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी, तो लोगाश ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पीस उठाया और इसे ऑन कर दिया। हेलो, हाउजी कॉलिंग, हाउजी की आवाज़ सुनाई दी। लोगाश बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है, लोगाश ने पूछा। बॉस, नारफॉक अपने 4 साथियों समेत सलागा कॉलोनी की कोठी नंबर 12B ब्लॉक में रहाइश पजीर हैं। वो इसके चारों साथी मेकअप में हैं और ये लोग साडान बंदरगाह जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इनका टारगेट एक जजीरा कोहोटो है, हाउजी ने जवाब देते हुए कहा। कैसे इतनी जल्दी मालूम कर लिया इतनी तफसील से, लोगाश ने हैरत भरे लहजे में कहा। चूंकि मुझसे गलती हो गई थी बॉस कि मैं नारफॉक के सिलसिले में आपको रिपोर्ट ना दे सकी,
इसलिए मैंने अपने ग्रुप को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दें। और आप जानते हैं कि ग्रुप के पास हर वक्त क्रॉस गिलास मौजूद होता है। चुनाचा उन्होंने क्रॉस गिलास की मदद से ये मालूमात हासिल कर ली हैं। हाउ जी ने जवाब दिया। ओके, लेकिन ख्याल रखना कि नॉरफॉक इंतहाई शातिर और तेज़ एजेंट है। अगर इसे मामूली सा भी शुबा हो गया कि इसकी निगरानी हो रही है तो तुम्हारा सेक्शन मौत के घाट उतर सकता है, लोगाश ने कहा। मुझे मालूम है बॉस, इसलिए तो मैंने क्रॉस गिलास के इस्तेमाल के कहा था, वरना मैं TSC इस्तेमाल करती जिससे इनकी तफसीली गुफ्तगू तक टेप हो जाती, हाउजी ने जवाब दिया। ओके, लोगाश ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसने वापस मेज़ पर रख दिया। ये कोहोटो जजीरा कहाँ वाक़ है और इसकी क्या तफसील है, इमरान ने पूछा। कोहोटो जजीरा साडान बंदरगाह से तकरीबन 150 बहरी मील दूर बैनुल-अक़वामी समंदर के अंदर है। इस पर एक्रीमिया का कोई अड्डा है। वहाँ वो किसी को दाखिल होने नहीं देते, इसलिए आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ पर क्या है। अलबत्ता वहाँ एक्रीमियन फ़ौजियों की काफ़ी बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है, लोगाश ने जवाब दिया। एक्रीमियन अड्डा? अगर ऐसा है तो फिर नॉरफॉक को वहाँ क्या करने जा रहा है, इमरान ने सोचने के अंदाज में कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, लोगाश ने जवाब दिया। इस अड्डे के इंचार्ज के बारे में मालूम कर हो सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। बहरिया में मेरा एक ख़ास आदमी है, शायद उसे मालूम हो, लोगाश ने कहा और एक बार फिर इसने फ़ोन पीस उठाया और इसे ऑन करके नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, PA टू असिस्टेंट डायरेक्टर गार्ड्स। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लोगाश बोल रहा हूँ, डंग से बात कराओ, लोगाश ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लोगाश बोल रहा हूँ, क्या ये फ़ोन महफूज है, लोगाश ने कहा। ओह, एक मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, अब ओके है। चंद लम्हों बाद दोबारा डंग की आवाज़ सुनाई दी। डंग, कोहोटो जजीरे पर एक्रीमियन अड्डे का इंचार्ज कौन है, क्या तुम्हें मालूम है, लोगाश ने पूछा। इसका नाम कमांडर कर्नल ग्राहम है, डंग ने जवाब दिया। तो इमरान ने लोगाश के हाथ से फ़ोन पीस ले लिया। ये किस किस्म का अड्डा है, इमरान ने लोगाश की आवाज़ और लहजे में कहा। तो लोगाश के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। सुना तो यही है कि वहाँ इंतहाई जदीद किस्म का रेडार नस्ब है, लेकिन इस जजीरे के अंदर किसी का जाना ममनू है और कमांडर ग्राहम इन मामलात में इंतहाई सख्त हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन्होंने इस जजीरे से 2 मील के फासले पर खुसूसी हदबंदी कर दी है। आने वाले को रोका जाता है, अगर वो रुक जाए तो इसे वापस भिजवा दिया जाता है, वरना इसे गोली से उड़ा दिया जाता है, दूसरी तरफ से डंग ने जवाब दिया। इस कमांडर से रब्ता कैसे किया जा सकता है, क्या वहाँ फ़ोन है, इमरान ने लोगाश के लहजे में कहा। हाँ, फ़ोन नंबर तो सबको मालूम है, लेकिन सिवाय ख़ास लोगों के, और किसी की फ़ोन पर उससे बात नहीं कराई जाती, डंग ने जवाब देते हुए कहा। नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसने वही नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया जो डंग ने बताया था। यस, राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेडार हेडक्वार्टर जनरल मेगास, ऑफिस कमांडर ग्राहम से बात कराओ, इमरान ने खालिसतन एक्रीमी लहजे और ज़बान में बात करते हुए कहा, और लोगाश इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे वो इंसान की बजाय किसी मफूकुल फितरत चीज़ को देख रहा हो। आप कौन हैं, दूसरी तरफ से कदर मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एलन बोल रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। ओह यस सर, होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से इस बार कदर बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, कर्नल ग्राहम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भाई सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। हमें इत्तला मिली है कि एक सरकारी एजेंसी सैगर के साबिक चीफ नॉरफॉक का तुमसे रब्ता है। नॉरफॉक जिसने अब अपना प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है, वो कोहोटो आता जाता रहता है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है, इमरान ने कहा। नॉरफॉक? नो सर, मैं तो किसी नॉरफॉक को नहीं जानता, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, ग्राहम ने कहा। जबकि नॉरफॉक अपने 4 साथियों के साथ आज जजीरा कोहोटो पहुंचने वाला है और ये इत्तला हतमी है, इमरान ने कहा। नो सर, आपको मिलने वाली इत्तला गलत है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। बहरहाल आप मोहतात रहें, वो अब सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि किसी दुश्मन ने इसकी खिदमत हायर की हो, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और इमरान ने ओके कहकर फ़ोन ऑफ कर दिया। यह फ़ौरन लहजा और आवाज़ कैसे बदल लेते हैं, लोगाश ने हैरान होते हुए कहा। बड़ी जान मारी है लोगाश, फिर जाकर ये सलाहियत हासिल हुई है। बहरहाल तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी वाकई मदद की है।
अब बोलो, कितना मुआवजा दूं तुम्हें? इमरान ने उठते हुए कहा। सिर्फ $1 लाख दे दें, लोकाश ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, तुम वाकई बिजनेसमैन हो कि तुमने मुआवजे के बारे में कोई तकल्लुफ तक नहीं किया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिजनेस इज बिजनेस। वैसे मैंने रियायत कर दी है और जितना वक्त मैंने दिया है $10 लाख से कम मुआवजा न लेता, लेकिन आपसे मिलकर मुझे यकीनन बेहद खुशी हुई है, इसलिए सिर्फ टोकन मुआवजा ले रहा हूँ, लोकाश ने भी उठते हुए कहा। ओके, पहुंच जाएगा, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सारा कामरून की बेहद मशहूर बंदरगाह थी और इसके साथ ही इसका साहिल भी बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता था, क्योंकि दूर दूर तक फैले हुए सब्ज़ाजार और साफ सुथरे साहिल पर बेशुमार हट्स बने हुए थे, तफरीगाहें और होटल मौजूद थे। इसलिए मकामी अफराद के साथ साथ बेशुमार सयाह यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते थे। अलबत्ता इस साहिल का जनूबी हिस्सा वीरान रहता था, क्योंकि वहाँ का साहिल बेहद कटा पटा था और वहाँ तफरीह के मौके बेहद कम थे। अलबत्ता मछलियों के शिकारी कहीं कहीं बैठे हुए ज़रूर दिखाई देते थे। एक स्याह रंग की जीप खासी तेज रफ्तारी से रेत पर चलती हुई आगे मैदानी इलाके की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जीप की साइड सीट पर नारफॉक बैठा हुआ था, जबकि ड्राइविंग सीट पर इसका साथी माइकल मौजूद था और उकबी सीट पर मजीद 2 साथी बैठे हुए थे। बॉस, इस जजीरे पर सरगशाका कैसे मौजूद हो सकता है? यही बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ रही, माइकल ने कहा। तो नारफॉक बेख्तियार हंस पड़ा। यही तो असल गेम है। वाकई सरगशाका बेहद होशियार है और समझदार आदमी है। इसने ऐसी जगह ठिकाना बनाया है कि जिसकी तरफ शक तो एक तरफ मालूम होने के बावजूद किसी को यकीन ना आ सकेगा, जबकि वो वहाँ वाकई मौजूद है, नारफॉक ने कहा। लेकिन आप इस कदर यकीन से कैसे कह रहे हैं, जबकि मुझे मालूम हुआ है कि आपको ये बात इनकी ऑफिस सेक्रेटरी ने बताई है। क्या वो ऑफिस सेक्रेटरी झूठ नहीं बोल सकती? माइकल ने कहा। ऑफिस सेक्रेटरी मैथी सरगशाका की इंतहाई राजदार है। मुझे दरअसल हैरत इस वक्त हुई जब मुझे मालूम हुआ कि सरगशाका के ऑफिस में काम बाकायदगी से हो रहा है। पहले तो मैं समझा कि शायद सरगशाका का सिर्फ नाम ही इस्तेमाल होता रहा होगा, लेकिन फिर जब मैंने तहकीकात की तो मुझे पता चला कि हर तीसरे रोज सरगशाका की दस्तखत शुदा फाइलें खुफिया तौर पर दफ्तर आती हैं, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं कि ये फाइलें कौन लेकर जाता है और कौन ले जाता है, क्योंकि फाइलें ऑफिस में होती हैं। ऑफिस के गिर्द इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम होते हैं। ऑफिस बंद होता है, लेकिन दूसरे तीसरे रोज जब सुबह को अमला आता है तो फाइलों पर सरगशाका के दस्तखत भी मौजूद होते हैं और नोट्स भी, इसके साथ साथ तहरीरी हिदायत भी। चुनांचे मैंने इस मकसद का खोज लगाने का फैसला किया। इसके लिए मैंने यहाँ के एक मकामी ग्रुप की खिदमत हासिल की, लेकिन ये ग्रुप सब कुछ मालूम ना कर सका। अलबत्ता इसने ये इतला दी कि सरगशाका की ऑफिस सेक्रेटरी मैथी, जो रोज़ाना रात को ऑफिसर क्लब में होती है, अचानक चंद घंटों के लिए क्लब से गायब हो जाती है और किसी को मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाती है, जिस पर मुझे शक पड़ा और फिर मैंने इस मैथी की रिहाइशगाह मालूम करके वहाँ से जा पकड़ा। इसके बाद मेरे खसूसी हरबों की वजह से इसे असल बात उगलना पड़ी। इसने बताया कि सरगशाका को होटो जजीरे पर मौजूद है और मैथी खुफिया रास्ते से ऑफिस के अंदर जाकर इंतहाई अहम फाइलें लेकर एक खसूसी आबदोस के जरिए कोहोटो जजीरे से तकरीबन 10 बहरी मील दूर एक छोटे से टापू पर जाती है, जहाँ सरगशाका मौजूद होते हैं। वो सारा काम करते हैं और फिर वो फाइलें वापस ले आती हैं और इन फाइलों को इसी खुफिया रास्ते से वापस ऑफिस में रखकर क्लब में आ जाती है। इस सारी कार्रवाई में इसे सिर्फ चंद घंटे लगते हैं। इसे ये मालूम नहीं है कि सरगशाका वहाँ कोहोटो में किस हैसियत से है। बहरहाल इस टापू पर इसकी मुलाकात सरगशाका से भी होती है। वो इसे फ़ोन करके बताते हैं कि वो ज़रूरी फाइलें लेकर पहुँच जाएं और फिर वो काम करती हैं। आज शाम को भी मैथी फाइलें लेकर इस टापू पर पहुँचेगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम इस टापू पर पहले से मौजूद होंगे, नारफॉक ने तफसील बताते हुए कहा और माइकल ने इस बात में सर हिला दिया। जीप मुसलसल चल रही थी। इस वक्त जिस इलाके से जीप गुजर रही थी वो इलाका दूर दूर तक वीरान था। फिर दूर से किनारे पर मौजूद एक लॉन्च नजर आने लगी तो माइकल ने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी। नारफॉक ने जीप से एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, NA कॉलिंग, ओवर, नारफॉक ने कहा। यस, BM अटेंडिंग, ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? ओवर, नारफॉक ने पूछा। ऑल इज क्लियर, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, नारफॉक ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने इसे वापस जेब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जीप इस जगह पर पहुंच गई जहां लॉन्च मौजूद थी। किनारे पर 2 मकामी नौजवान खड़े थे। जीप रुकते ही नारफॉक अपने साथियों समेत नीचे उतरा तो इन दोनों मकामी नौजवानों ने आगे बढ़कर नारफॉक को बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया।
तसाकी, तुम मुझे छोड़ने जाओगे जबकि हांस जीप लेकर जाएगा। नारफॉक ने इन दोनों से मुखातिब होकर कहा। हमने अभी तो वापस जाना है, इसलिए तब तक जीप यहीं खड़ी रहे। यहाँ किसने आना है? एक नौजवान ने कहा। नहीं, जीप की यहाँ मौजूदगी किसी भी लम्हे मामलात को बिगाड़ सकती है, इसलिए जीप को यहाँ से हट जाना चाहिए, नारफॉक ने कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, एक नौजवान ने कहा और जीप की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरा नौजवान वहीं खड़ा रहा। नारफॉक और इसके साथी लांच में सवार हो गए तो दूसरे मकामी नौजवान ने लांच का इंजन का कंट्रोल संभाल लिया और लांच स्टार्ट होकर तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। कोस्ट गार्ड्स की चेकिंग तो नहीं होती? नारफॉक ने इस मकामी नौजवान, जिसका नाम तसाकी था, से मुखातिब होकर कहा। ओह नहीं जनाब, इसका बंदोबस्त भी कर लिया गया है। आपको तो मालूम है कि हमारा बॉस कोई पहलू नजरों से उजल नहीं होने देता, तसाकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नारफॉक ने इस बात में सर हिला दिया। लांच मुसलसल तकरीबन 3 घंटों तक समुद्र में सफ़र करती रही थी और फिर इन्हें दूर से एक छोटा सा टापू नजर आने लग गया। इस टापू पर कोई इमारत भी है? नारफॉक ने पूछा। वहाँ लकड़ी के 2 हट्स हैं और बस, तसाकी ने जवाब दिया और नारफॉक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद लांच टापू के करीब पहुंचकर रुक गई तो नारफॉक उठा और टापू पर चढ़ गया। इसके पीछे इसके साथी भी टापू पर चढ़ गए। अब तुम वापस जाओ, जब मैं कॉल करूं फिर आना, नारफॉक ने तसाकी से कहा और तसाकी ने सलाम करके लांच मोड़ी और इसे वापस ले गया। नारफॉक और इसके साथी इस वक्त तक वहीं खड़े रहे जब तक लांच इन्हें नजर आती रही। फिर वो टापू की अंदरूनी तरफ को मुड़ गए। पहले पूरे टापू को चेक करो, सर्गशाका की यहाँ आमद में अभी 2 घंटे बाकी हैं। अब 2 घंटों में हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल करने हैं, नारफॉक ने कहा। कैसे इंतजामात बॉस? माइकल ने हैरान होकर पूछा तो नारफॉक बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि सर्गशाका यहाँ वैसी मुंह उठाए आ जाएगा? ऐसी बात नहीं, यकीनन इसके आदमी पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ की सूरत हाल देखकर इसे बुलाएंगे और हो सकता है कि वो लोग यहाँ पहुँचने से पहले ही साइंसी आलात की मदद से यहाँ चेकिंग कर लें, क्योंकि सर्गशाका को मालूम है कि इंतखाबात के ऐलान से पहले बहरहाल एक्रीमिया इनकी जान लेना चाहता है और एक्रीमिया के वसाइल को सर्गशाका अच्छी तरह जानते हैं, नारफॉक ने जवाब दिया और माइकल ने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।